आज आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था खिलजी और तुगलक का वो कैसा था, मतलब वो लोग कैसे रहते थे। तो जो अभी आप कोई वास्ट टेरिटरी को अगर आप कब्जा कर लो तो उसके बाद आपको उसको कब्जा करने के साथ साथ चलाने के लिए रिलायबल गवर्नर्स भी चाहिए होंगे, मतलब वो लोग जो आपको हेल्प करेंगे अपने टेरिटरी को चलाने के लिए कि नहीं। मान लो कल को दिव्या ने कोई किंगडम जीत ली। अब दिव्या ने किंगडम जीत तो ली, लेकिन दिव्या के पास लोग ही नहीं है जो दिव्या को एडवाइस करे कि किंगडम चलेगी कैसे। तो उसके लिए दिव्या को रिलायबल गवर्नर चाहिए होंगे कि नहीं। गवर्नर का मतलब ऐसे लोग जो एडवाइस करते हैं आपके बिहाफ पे किसी टेरिटरी को एडमिनिस्टर करे या फिर आपको आपके साथ मिलकर के रूल करे कुछ एरियाज में। तो गवर्नर एक तरह से हेल्पर या सबऑर्डिनेट मान लो कि मैं हूं अगर किंग तो मैं कुछ लोगों को रखूंगी जो लोग मेरे बिहाफ पे टेरिटरी को गवर्न करेंगे। तो जब हमने दिल्ली सुल्तान लोग अपनी टेरिटरी जीतने लगे तो उनको रिलायबल गवर्नर की जरूरत पड़ी, ऐसे लोग जो उनके भरोसेमंद हो ताकि उनका एम्पायर जो है वो उनके पास ही रहे, किसी और के पास ना जाए, या जो लोग उसके साथ धोखाधड़ी ना करें। उस केस में क्या हुआ, जो दिल्ली सुल्तान थे उनके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत थी। खासियत क्या थी, वो लोग इंपॉर्टेंट लोगों को जो है जो एरिस्टोक्रेट यानी जो लोग पहले से ही बहुत रिच फैमिली से हैं उन सबको वो लोग अपना गवर्नर नहीं बनाते थे। क्योंकि दिल्ली सुल्तान लोग में हमेशा से एक ट्रेडिशन रहा है कि वो लोग जो अपना स्लेव्स होते हैं, जो अपना पर्शियन रीजन से जो स्लेव लेके आते थे उसको वो लोग मैक्सिमम लोग को गवर्नर बनाते थे। तो दिल्ली सुल्तान के बारे में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज पता लगे कि वो ये है कि जो एरिस्टोक्रेट लोगों हैं उनको और जिनके पास लैंडेड चीफ्टेंस यानी जो लोग बहुत ज्यादा ऑलरेडी रईस होते हैं या जिन लोगों के पास में बड़ी बड़ी लैंड होती थी उनको दिल्ली सुल्तान लोग अपना गवर्नर नहीं बनाते थे। तो किसको बनाते थे, वो लोग स्पेशल स्लेव है जो स्पेशल स्लेव्स को खरीदते थे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि सुल्तान जो है परचेज, क्या परचेज किया, स्पेशल स्लेव को कहां से परचेज करके लाते थे, वो लोग पर्शिया से लाते थे। स्पेशल स्लेव होते थे उनके, तो वो लोग जैसे पर्शिया जाते थे और पर्शिया जाकर के स्पेशल स्लेव को खरीद के लाते थे और उन स्लेव्स को लाते थे और उनको ला करके अपना गवर्नर बनाते थे। क्यों, क्योंकि उनको जो एरिस्टोक्रेट लोग थे और जो लैंडेड लोग थे उन पर भरोसा नहीं था। तो वो लोग दूर जाते थे और जाकर के पर्शिया से अपने खुद के स्लेव खरीद के लाते थे। वो सबको पता है कि जो स्लेव को खरीदते थे वो बहुत ईमानदार रहता था अपने मास्टर के साथ, तो उसी स्लेव को वो लोग अपना गवर्नर बनाते थे। ये ट्रेडिशन है। तो जिस स्लेव को वो लाते थे उनको बोलते थे बंदगन। वो क्या बोलते थे बेटा, बंदगन, कॉल्ड बंदगन। तो बंदगन को खरीदते थे सुल्तान। तो अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम कहीं के क्या बोलते हैं बहुत सारी जमीनें हैं, तुम्हारे पास जमींदार है और तुम जमीनें हैं और फिर जाओगे दिल्ली सुल्तान के पास और जाकर के बोलोगे कि मुझे अपना गवर्नर रख लो, तो वो मना कर देगा। वो बोलेगा कि नहीं, मैं तो अपना गवर्नर अपने स्लेव को ही बनाता हूँ। और फिर ये लोग इनको लाते थे, फिर इनको अच्छे से ट्रेन करते थे। ट्रेन करने के बाद में अच्छे अच्छे पॉलिटिकल ऑफिसर्स जो भी जो सुल्तान के इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे उन सब में ये इन लोगों को अपॉइंट कर देते थे। धीरे धीरे जो ये जो स्लेव होते थे, सिंस ये लोग पूरा डिपेंडेंट होते थे अपने मास्टर के ऊपर, तो ये स्लेव जो अपने मास्टर के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होते थे, इसी वजह से ये लोग इनके लिए हमेशा लॉयल रहते थे कि नहीं। तो ये वाला जो ट्रेडिशन है ये खिलजी और तुगलक ने भी कंटिन्यू रखा। पहले के सुल्तान लोग तो ऐसा करते ही थे कि स्लेव्स को खरीद के लाते थे पर्शिया से, बट स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक इन लोगों ने भी ये ट्रेडिशन जारी रखा और ये लोग भी स्लेव्स को खरीद के लाने लगे। ठीक है। और क्योंकि जो स्लेव्स होते थे ये लोग बहुत हम्बल बर्थ यानी लो बर्थ के होते थे, मतलब ये लोग किसी हाई फाई फैमिली को बिलोंग तो करते नहीं थे। तो सुल्तान को कभी खतरा नहीं होता था कि ये मुझे धोखा देगी, क्योंकि इनके पास ना तो उतनी पावर रहती थी ना उतना पैसा रहता था। तो अच्छा खासा चालाक रहते थे सुल्तान लोग। ठीक है। इनको जनरल बनाते थे, इनको गवर्नर बनाया जाता था और इनको पॉलिटिकल बहुत जगह पर यूज करते थे। जो जिस हिसाब से सुल्तान को चाहिए होता था उस हिसाब से वो स्लेव का यूज करते थे। स्लेव और क्लाइंट जो थे ये हमेशा सुल्तान के लिए लॉयल रहते थे, लेकिन ये उनके हेयर्स के लिए लॉयल नहीं रहते थे। मतलब अगर किसी अलाउद्दीन खिलजी ने किसी स्लेव को खरीदा है तो वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए तो रहेगा लॉयल, लेकिन ये सोचो कि वो उसके बच्चे और उसके बच्चे के लिए रहेगा तो वो नहीं रहता था। तो जो स्लेव लोग थे वो केवल अपने मास्टर की बात मानते थे, अपने मास्टर के अलावा बाकी लोगों के साथ वो लॉयली रहते थे। इसी चक्कर में टाइम टाइम पर क्या होता था, लड़ाई झगड़ा चलती रहती थी गद्दी के लिए। क्योंकि जो मान लो अलाउद्दीन खिलजी किसी स्लेव को पर्शिया से लेके आया है तो वो वाला जो स्लेव है वो अलाउद्दीन खिलजी की तो सारी बात मानेगा। अलाउद्दीन खिलजी उसको बोलेगा कि तुमको ये वाली टेरिटरी को गवर्नर करना है तो वो करेगा। लेकिन अगर अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा होगा अगर वो बोलेगा तो वो नहीं करेगा।
क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने उस स्लेव को खरीदा था, उसके बेटे ने नहीं। तो ये जो सुल्तान लोग थे इनमें हेरिडिटरी वाली ट्रेडिशन नहीं थी कि उसका बेटा उनका बेटा उनका बेटा सबको जो है उन सबको काम किया जाएगा, मतलब उन सब। ओ हेमांग की शक्ल तो बड़ी अच्छी लग रही है, सब लोग देखो भाई। मैम वो डॉग है। बहुत ही क्यूट लग रहा है हेमांग, तुम ऐसे कब से देखने लगे? ठीक है, तो इसमें क्या होता था, ये स्लेव ट्रेडिशन का एक नुकसान भी है कि जब वो मास्टर मर जाता था तो जो स्लेव लोग थे ये लोग खुद भी गद्दी को हड़पने के चक्कर में पड़ जाते थे। तो बहुत सारे सुल्तान लोग होते थे, उनके जो स्लेव लोग थे वो लोग खुद भी गद्दी को हड़पने के चक्कर में पड़ जाते थे कि अब तो सुल्तान मर गया तो अब चलो इसकी गद्दी पर मैं ही बैठ जाता हूँ। तो इस वजह से बार बार सल्तनत की जो थ्रोन है उसके लिए लड़ाई झगड़ा चलता था। किस किस को ये बात समझ आ गई? मैम आ गई। ओके, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे थ्रोन के लिए जगह जगह पे झगड़े चलने लगे। और जो और इससे एक और खतरा था कि सिंस जो दिल्ली सुल्तान थे वो लोग पर्शिया जाकर के स्लेव को खरीद के लाते थे और उस स्लेव को वो रखते थे अपने इंपॉर्टेंट पोजीशन पे। तो मान लो कि अगर मान लो कि अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक पर्शिया गए और वहां जाके 8-10 स्लेव खरीद लाए और फिर दिल्ली में और दिल्ली के आसपास इलाके में उन्होंने उन स्लेव्स को गवर्नर बना दिया। तो जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के अमीर लोग होंगे उनको तो ये बात बुरी लग जाएगी, क्योंकि अमीर लोगों को लगता था कि हम लोगों के पास ऑलरेडी इतना पैसा रुपए है, हमको गवर्नर की पोजीशन नहीं दिया, हमको किंग ने अपनी काउंसिल में नहीं रखा, अपनी काउंसिल में उठा करके पर्शिया से स्लेव ले आए उसको लाके रख दिया। तो ये बात बताओ उनको ईगो को चोट लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? यस मैम। तो वही चीज हो जाती थी जब ये लोग जो करते थे, ये लोग स्लेव्स को लेकर के बड़ी बड़ी पोजीशन दे देते थे। तो जो सुल्तान के जो जो नॉर्मल एरिस्टोक्रेट लोग होते थे, यानी जो लोग पहले से जिनके पास ढेर सारी जमीनें हैं, महाजन लोग हैं, बड़े बड़े अमीर लोग होते थे, उनको ये सारी बातें बुरी लगती थी कि सुल्तान का ये कौन सा रिवाज है कि वो अपने स्लेव्स को इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन दे रहे हैं और हम जैसे बड़े बड़े लोगों को नहीं देते। इसलिए बहुत सारे लोग थे जो स्लेव्स के अगेंस्ट हो जाते थे और सुल्तान के अगेंस्ट भी हो जाते थे, समझ गए? तो इसी वजह से जो तवारीख के लोग हैं उन्होंने बहुत बार ऐसा होता था कि सुल्तान के जो गवर्नर थे जो तवारीख लिखते थे ना, मैंने लास्ट से बताया था कि सुल्तान के जो गवर्नर थे वो तवारीख लिखते थे, तवारीख में वो उनके रिकॉर्ड लिखते थे और तवारीख पर्शियन में लिखी जाती थी। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तवारीख में सुल्तान की इन चीजों के बारे में गलत भी बोला है कि पता नहीं सुल्तान कैसे अजीब से थे, जो लो कास्ट लोग थे, जो लो क्लास लोग थे, बॉर्न लोग थे, स्लेव लोग थे, उनको सुल्तान बड़ी बड़ी पोजीशन पे देते थे। तो वो एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन लोग नहीं मानते थे। तो जो रिच लोग थे वो लोग सुल्तान की इस हरकत के अगेंस्ट थे कि आप लो बॉर्न लोगों को, लो कास्ट के लोगों को क्यों बैठाते हो, जो स्लेव है उनको क्यों बड़ी बड़ी पोजीशन देते हो, ठीक है? तो अर्लियर सुल्तान के जैसे खिलजी और तुगलक थे, इन्होंने भी मिलिट्री कमांडर में बहुत सारे लोगों को टेरिटरी दे दी। तो जो अभी अगर तुमसे ये पूछा जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था खिलजी और तुगलक में, तो पहली बात तो तुम्हें ये समझ में आ गई कि स्लेव ट्रेडिशन था। क्या स्लेव ट्रेडिशन था? पर्शिया जाओ, स्लेव खरीदो और उस स्लेव को बड़ी बड़ी पोजीशन दे दो अपनी राज्य में। क्यों? क्योंकि अगर और तुम ऑलरेडी अमीर लोगों को बड़ी पोजीशन दोगे तो उनसे खतरा है, किस चीज का खतरा है कि वो तुम्हारे खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं, तुमसे धोखा कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम किसी गरीब इंसान को वो पोजीशन दोगे या स्लेव को खरीद के लाओगे तो वो तुमसे लॉयल रहेगा। तो इसी रीजन की वजह से वो लोग करते थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट तो पता चल गया। फिर क्या होने लगा, खिलजी और तुगलक लोग हैं, इन्होंने बड़े बड़े लोगों को मिलिट्री, फिर खिलजी और तुगलक का दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो ये रहा, दूसरा ये है मिलिट्री कमांडर रखते थे जो एक और सिस्टम था। पहला सिस्टम तो ये है जिसको बोलते हैं सुल्तान जो है वो स्पेशल स्लेव को परचेज करता था और उसको बंदगन बोलते थे। एंड दीज स्लेव्स वर गिवन इंपॉर्टेंट पोजीशंस, ठीक है? तो दीज स्लेव्स वर गिवन इंपॉर्टेंट पोजीशंस, ठीक है? तो ये वाले जो स्लेव्स होते थे इनको इंपॉर्टेंट पोजीशन दिया जाता था, ठीक है? These slaves were given important positions in the Sultanate. दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है बेटा इक्ता सिस्टम, ठीक है? दूसरा पॉइंट कौन सा, कैसे चलता था? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था खिलजीज और तुगलक के टाइम पे कैसा था, उसमें पहला पॉइंट ये। हाँ बेटा, मैम हो गया, ठीक है? तो जो मैं क्या पढ़ा रही हूँ ये मैं लिख रही हूँ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा रही हूँ। हाँ बेटा। मैम आपने अभी तक कितने होमवर्क दिए हैं?
मैंने अभी तक कोई बताओ भाई कितने दिए हैं? वैसे मैंने जितना पढ़ाया है उसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन ही थे शायद। तो आज का क्वेश्चन ये है कि हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान? चैप्टर में नहीं, पूरे अभी तक। पूरे अभी तक तो बहुत सारे चैप्टर करा दिए ना बेटा। ये वाला चैप्टर कराया है, इसके पहले मैंने एक और चैप्टर कराया है। सारे चैप्टर के आपको एक्सरसाइज करने हैं। तो जो चैप्टर मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ वो सारे चैप्टर्स आपको अपनी बुक से, जो भी धर्म की बुक आपके यहाँ चलती है उस धर्म की बुक से करना है। करना रहता है कि नहीं? ये तो हमेशा का ही रूल है। मैम तो मैम पूरी बुक करनी होती है सारे पूरी बुक नहीं करनी होती है, जो कैसे चैप्टर करा दिया है वो करना होता है अपनी बुक से। यस मैम, उसके सारे क्वेश्चंस। ऑल क्या? मैम मैंने भेज दिया। ओके, भेज दिया, मुझे पता है। आज का क्वेश्चन ये है कि हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान? पिटाई हो जाएगी हेमंत तुम्हारी रोगे तो। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान? हाँ, हर बात। मैम तो जितने काफी ज्यादा थोड़ी ना कराए, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन फटाफट कर डालो। बहुत सारे क्वेश्चन तो कर ही रखे होंगे। नहीं किया क्या कुछ भी आलसी महाराज? नहीं किया। तो बस फिर करो। मैम हाँ बच्चा। मैम हम जो हाँ? चैप्टर आपने नहीं पढ़ाया, मीन आपने पहले पढ़ा दिया था, उसमें तो मैं नहीं थी, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं कैसे करूंगी? नहीं नहीं, तो जो लोग अभी नए ज्वाइन करे उनको नहीं करना है। जो आपके सामने जो चैप्टर हो चुके हैं आपको उसी का करना है, ठीक है? फिलहाल के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं कि दिल्ली सुल्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था। तो पहली चीज ये थी कि सुल्तान लोग स्पेशल स्लेव्स को खरीदते थे, उनको इंपॉर्टेंट पोजीशन देते थे, उन स्लेव को बोलते थे बंदगन। दूसरा है इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम में क्या होता था बेटा कि जो मिलिट्री कमांडर थे खिलजी और तुगलक अपॉइंटेड, ये खिलजी एंड तुगलक ये लोग क्या करते थे? अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स, ठीक है? ये लोग अपने पास मिलिट्री कमांडर रखते थे। और मिलिट्री कमांडर मतलब ऐसे लोग जो इनके लिए मिलिट्री रखते थे। मतलब सुल्तान को अगर मिलिट्री की जरूरत है तो मिलिट्री में कितने आर्मी, आप कितने पैदल रहेंगे, कितने घुड़सवार रहेंगे, कितने हाथी रहेंगे, तो जो लोग इन लोगों की मिलिट्री को मेंटेन करते थे उनको ये लोग क्या बोलते थे? उनको बोलते थे गवर्नर्स, ठीक है? तो इन गवर्नर्स के पास क्या होता था? इन गवर्नर के पास एक जमीन रहती थी, उस जमीन को बोलते थे इक्ता। तो मान लो कि मुझे अपने पास आर्मी रखनी है, तो मैं कैश पेमेंट नहीं करूंगी, मैं किसी इंसान को गवर्नर बना दूंगी और उसको एक इक्ता दे दूंगी। इक्ता मतलब एक लैंड का टुकड़ा। और मैं बोलूंगी कि इस इक्ता में जो भी उगता है उस सबका तुम, वो सबके मालिक तुम हो। उस इक्ता में से जो भी पैसा आएगा वो तुम अपने पास रखो। समझ गए? तो इक्ता सिस्टम समझ गए कि नहीं? यस मैम। ठीक है। तो दूसरा सिस्टम कमांडर को क्या बोलते थे? इक्तादार भी बोलते थे। गवर्नर अगर नहीं लिखना है तो इक्तादार को लिख लो। तो ये पहला तो सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि पहली चीज तो ये लोग बंदगन का सिस्टम था जिसमें स्लेव्स को इंपॉर्टेंट पोजीशन देते थे। दूसरा इक्ता सिस्टम था। इक्ता में ये लोग क्या करते थे? जो मिलिट्री कमांडर जिनको इक्तादार भी बोलते थे उनको इक्ता दे देते थे। तो उन्होंने इक्तादार अपॉइंट कर लिया। मतलब जो किंग रहेगा, मतलब तुगलक किंग है मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो क्या करेगा? ढेर सारे लोगों को इक्तादार बना देगा। सबको एक एक इक्ता, इक्ता मतलब लैंड, लैंड अलॉट कर देगा और बोलेगा कि तुम लोग मेरे लिए मिलिट्री मेंटेन करो और तुम लोगों की सैलरी है ये लैंड, इस लैंड में जो भी उगेगा वो तुम रख लो। समझ गए? ओके मैम। ओके, ठीक है। तो एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस द मुक्तीज collected the revenue. ठीक है, ठीक है, ओके। They also paid their soldiers from these revenues control over muftis. ओके, तो इक्तादार समझ में आ गया कैसे है? अब इक्तादार क्या करेगा? इक्तादार उस लैंड में जो भी चीज उगती है उस लैंड में जितने लोग रहते हैं, उस लैंड में जितने भी पीजेंट लोग, जो भी किसान उगाते हैं खाना, उन सबसे इक्तादार टैक्स वसूलेगा, सारा रेवेन्यू अपने पास रखेगा। और उस रेवेन्यू से बहुत सारे लोग को इक्तादार क्या देगा? सैलरी दे देगा, सिंपल फंडा। और सैलरी देने के बाद में तो उसके पास जो बच जाएगा उससे वो मिलिट्री मेंटेन करेगा। और जब मौका पड़ेगा तब वो सुल्तान को, जब सुल्तान चढ़ाई करने जाएगा साउथ इंडिया या कहीं और, तब वो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस मैम। ओके, ओके। फिर क्या होता है कि ओके,
फिर क्या है, क्योंकि सुल्तान लोग भी चालाक थे तो वो लोग क्या करते थे, इक्ता को ना बार बार चेंज करते रहते थे। ऐसा नहीं कि एक इंसान को इक्ता हमेशा के लिए दे दिया, इक्ता अगर हमेशा के लिए दे दोगे तो वो तो जम के बैठ जाएगा वहां पर, अब तो मैं नहीं जा रहा, मेरे को तो ये लैंड मिल गई है, वाह वाह वाह, जो भी उगेगा वो सब मेरा। तो ये जो इक्ता सिस्टम है ये बीच बीच में चेंज होता रहता था कि तुमको इस बार इक्ता मिलेगा, फिर अगली बार किसी और को मिलेगा। तो इस चक्कर में हार्ट्स बहुत ज्यादा लोग गुस्सा भी हो जाते थे, क्योंकि बहुत अलाउद्दीन खिलजी और स्पेशली जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो लोग बहुत ज्यादा चालाक थे। अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के बारे में ही पढ़ रहे हो, तो खिलजी और तुगलक चालाक थे, वो लोग चाहते थे कि इक्तादार कोई भी नौटंकी ना करे और हमारे अगेंस्ट जा करके फालतू में हमारा पैसा ना लूटे, इसीलिए वो लोग इक्ता बार बार ट्रांसफर करते रहते थे। आज इसको दे दिया, फिर अगर तुम ढंग से काम नहीं करोगे तो किसी और को दे दिया, फिर किसी और को दे दिया, तो रोटेट करते रहते थे लैंड को। लैंड की पीस को रोटेट करते रहोगे बार बार तो उससे क्या होगा, कोई एक इंसान वहां जम के कब्जा नहीं कर पाएगा। तो ये सब इसलिए किया जाता था ताकि इक्तादार जिसको लैंड दी, अब पैसा तो दिया नहीं है बेटा, लैंड दी है, अगर 50 सालों तक एक ही इंसान उस लैंड पे रूल करेगा तो वो वहां का रूलर बन जाएगा, और फिर जो सुल्तान है उसका कब्जा वहां से चला जाएगा। इसलिए वो लैंड को बार बार रोटेट करते रहते थे, सिर्फ इसीलिए ताकि जो इक्तादार है वो उसका कब्जा ना हो जाए लैंड पर। समझ गए कि नहीं समझ गए? दिल्ली सुल्तान जो है धीरे धीरे करके उन्होंने हिंटरलैंड यानी दूर के एरियाज को भी कंट्रोल कर लिया, सब जगह जंगल साफ कर दिया, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, और जंगल साफ करके बड़े बड़े वहां पर उन्होंने मकान घर ये सब बना लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो धीरे धीरे जो जिस भी एरिया को सुल्तान कंट्रोल करता, उस एरिया के जितने भी सामंत लोग मतलब उस एरिया में जितने भी रिच लोग रहते थे, उन सारे लोगों को वो बोलता कि तुम मेरी एरिस्टोक्रेसी को एक्सेप्ट करो, यानी तुम जितने भी वहां पे रिच लोग, एरिस्टोक्रेट का मतलब जो रिच लोग और पावरफुल लोग थे, तो मान लो सुल्तान ने चढ़ाई कर दी और कोई एरिया अपने कंट्रोल में कर लिया, अब उस एरिया में कुछ गरीब लोग होंगे कुछ अमीर लोग होंगे, तो अमीर जो सामंत लोग थे उनको मजबूर किया जाता था कि वो सुल्तान की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर ले, और धीरे धीरे सब लोग उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने लगे और इसी तरह उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत ही ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी है उसने जो जितनी भी जमीन उसके अंदर थी उस पूरी जमीन का लैंड रेवेन्यू अपने कंट्रोल में ले लिया, किसी और को उसने नहीं दिया ये काम कि तुम मेरे लिए लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर दो, उसने खुद लैंड रेवेन्यू का कंट्रोल अपने अंडर ले लिया। मतलब जितनी भी जमीनों में जो भी चीज उगेगी अलाउद्दीन खिलजी खुद उस पर ध्यान रखता था, कितना उगा है, कितना पैसा आया है, कितना मुझे मिला है, इसीलिए इन लोगों को बहुत एफिशिएंट बोला जाता है, वरना बहुत लोग बहुत सारा करप्शन कर लेते हैं, पैसा मार जाते हैं। ठीक है, और जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या हुआ, लैंड रेवेन्यू सिंस उसने अपने कंट्रोल में कर लिया, तो जितने भी लोकल लोग थे, जो लोग उसके बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करते थे, वो सारे राइट अलाउद्दीन खिलजी ने कैंसिल कर दिए। बोला ना आज से तुम ये सब काम मत करो, तुम हमारे बिहाफ पे टैक्स मत वसूलो लोगों से। टैक्स क्या है? टैक्स इज नथिंग, जो पीजेंट लोग खेत में प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी का थोड़ा पार्ट टैक्स ले लिया। मान लो 50 किलो गेहूं तुम्हारे 50 केजीज आपका प्रोड्यूस हुआ है खेत में, उसमें से 5 केजी टैक्स ले लिया, यही टैक्स था, क्योंकि उस वक्त करेंसी तो चलती नहीं थी, तो जो सामान उगता था, जो प्रोड्यूस होता था, उसी को वो लोग टैक्स के फॉर्मेट में ले जाते थे। तो यही फंडा ये अलाउद्दीन खिलजी ने करा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा चालाक था, उसने क्या करा, उसने बोला कि टैक्स अब से मैं खुद कलेक्ट करूंगा, कोई और मेरे बिहाफ पे मत कलेक्ट करो। तो उसने जो लोकल लोग थे जो उसके राजा के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करते थे, उन सबके पावर को खत्म कर दिया और खुद उसने टैक्स वाला एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया। तो तुम लोगों को खिलजी और सुल्तान के बारे में सब कुछ पता चल गया कि वो लोग कैसे अपने राज्य को चलाते थे, उसमें एकता सिस्टम था, बंदगन का सिस्टम था, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद अपने कंट्रोल में ले लिया। तो तीसरा पार्ट क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे बेटा? अगला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी। कैंसल्ड दी राइट्स ऑफ लोकल चीफ। मैम इसको लिखना है ना? हाँ बेटा, टू लेवाई टैक्सेस को लेवाई करने का जो राइट है वो अलाउद्दीन खिलजी ने लोकल चीफ से छीन लिया। और फिर क्या हुआ, दे वर फोर्स्ड टू पे टैक्सेस, उनको खुद भी उसने टैक्स पे करने के लिए मजबूर किया। वरना पहले लोग क्या करते थे, जो लोकल चीफ थे ना, वो किसानों से ढेर सारा टैक्स वसूलते और अलाउद्दीन खिलजी को कम पैसा देते। क्यों देते? क्योंकि वो बहुत चालाक थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये जानबूझ के किया। क्यों किया? ये और ये पॉइंट अलग है, इसके बीच में लाइन खींचे दे दी, कंफ्यूज मत हो जाना। ये ऊपर का पॉइंट, ये नीचे का, ये नीचे का। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने बताए हैं। सबसे पहले मैंने ये वाला पॉइंट बताया था, उसके नीचे लिखा है, फिर मैंने ये बताया था, ये है पॉइंट नंबर 2, ये है पॉइंट नंबर 1 और सबसे ऊपर पॉइंट नंबर 3। तो उल्टे लिखे हुए हैं पॉइंट। ठीक है,
तो क्या बताया मैंने ये बताया था कि जो सुल्तान, ऐसा नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी ने गलती करी जो लोकल लोग थे, क्योंकि पता है बेटा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे चलता था कि मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि जो सुल्तान होता था वो तो दिल्ली में रहता था, तो दूर के एरिया में सुल्तान का कंट्रोल नहीं होता था, तो उसने दूर के एरिया के लिए गवर्नर को अपॉइंट कर दिया। अब कि वो मेरे बिहाफ पे काम देखेगा। अब गवर्नर कोई रिच आदमी ना रहे, क्योंकि रिच आदमी जल्दी धोखा दे देगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पावरफुल और रिसोर्सेज है, वो तो कभी भी सुल्तान को धोखा दे करके खुद वहां राजा बनने की कोशिश करेगा। इसीलिए सुल्तान लोग पर्शिया जाते थे, वहां से वो लोग स्लेव खरीद के लाते थे, स्लेव मतलब नौकर, और उनको वो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठा देते थे ताकि नौकर लोग दगा ना करे या बेवफाई ना करे, किसके साथ, सुल्तान के साथ। तो ये वाला कोई इसमें सुल्तान चालाक था। बट फिर क्या होता था, जो लोकल चीफ को सुल्तान मतलब गवर्नर तो बना दिया उसने अपने बंदगन सिस्टम से, लेकिन जो दूर के एरिया होते थे उसमें कुछ लोकल चीफ थे जो सुल्तान के बिहाफ पे टैक्स वसूलते थे लोगों से, लेकिन वो लोगों से ज्यादा टैक्स लेते और सुल्तान को कम टैक्स देते। तो उस केस में उसने क्या करा, राइट कैंसिल कर दिया उन लोकल चीफ का। उन्होंने बोला कि अब से तुम टैक्स मत वसूलो, हम खुद ही टैक्स वसूल लेंगे और तुम भी टैक्स पे करो, क्योंकि तुम अभी तक खाते आ रहे हो इतना सारा पैसा, तुमने लोगों से इतना सारा पैसा लिया और मुझे हमें कुछ नहीं दिया। तो इस तरह से वो लोग काम करते थे। किस किस को समझ आ गया? मैम आ गया। ओके, अब एक ये तीनों पॉइंट जब लिख लेना तो मुझे बताना है, लास्ट पॉइंट बताना है। मैम लिख मैम लिख लिया। ओके ओके, तो बेटा उसके बाद क्या है, ये लोग जो टैक्स लगाते थे, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। कौन कितने तरह के टैक्स लगते थे? 3। सुल्तान लोग कितने तरह के टैक्स लगाते थे अपनी जनता में? हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि सुल्तान लोग अपनी जागीर को यानी अपने किंगडम को कैसे चलाते थे। तो वो हम पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे चलाते थे। किंगडम में एकता होते थे, स्लेव्स को खरीद के लाते थे, टैक्स वसूलते थे। अलाउद्दीन ने टैक्स का राइट भी कैंसिल कर दिया लोकल लोगों का। ये सब हम उसी में पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि ये लोग कितने टाइप के टैक्स लगाते थे। ठीक है, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टोटल 4th नंबर पॉइंट है। क्या पॉइंट है 4th नंबर? देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। सुल्तान लोग 3 तरह के टैक्स वसूलते थे। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। पहला क्या था? इन सल्तनत। कहाँ पे थे ये टैक्स? दिल्ली सल्तनत पे। समझ गए? मैम आपको होमवर्क कब भेजना है? बेटा अभी नहीं चेक होगा, 20 के बाद चेक होगा, आफ्टर 20। बहुत टाइम है आपके पास, 10 डेज है बचा हुआ होमवर्क कंप्लीट करने को। ठीक है, पहले टाइप का जो टैक्स है उसका नाम है, पहला टैक्स था जो कल्टीवेशन पे लगता था, मतलब जो खेत में उग रहा है। तो पीजेंट लोग जो खेत में उगाते थे उसमें लगता था खरज। उसपे जो टैक्स लगता था उसका नाम था खरज। ठीक है, अगला लगता था कैटल पे, तुम्हारे पास कितने गाय बैल है उस पे लगता था एक टैक्स। तो 3 टैक्स थे। एक आपकी खेती पे लगता था, कल्टीवेशन का मतलब खेती। दूसरा आपके कैटल पे लगता था, और तीसरा कहाँ लगता था? ऑन हाउसेस। ठीक है, तो 3 तरह के टैक्स जो सल्तनत पे लगते थे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होता है दिल्ली सुल्तान का। ठीक है, ठीक है, सल्तनत देख लिया। अब फिर क्या हुआ? अब तो हमने सल्तनत के 4 पॉइंट पढ़ लिए कि दिल्ली सल्तनत चलती कैसी थी। तो हमने पहले पढ़ लिया कि दिल्ली सल्तनत के लोग 3 टाइप के टैक्स लगाते थे, लोगों से वसूलते थे। दूसरा हमने ये पढ़ा कि सल्तनत के लोग जो है वो स्लेव्स खरीद के लाते थे पर्सिया से और उनको गवर्नर बनाते थे। तीसरा हमने ये पढ़ लिया कि एकता रखते थे, इक्तादार रखते थे जो उनके लिए मिलिट्री रखते थे, और वो लोग मिलिट्री रखते थे सुल्तान के लिए, और सुल्तान इक्तादार को लैंड देता था और इक्तादार उस लैंड में से ही अपनी सैलरी निकालते थे। उस लैंड में जो भी टैक्स होता था वो इक्तादार खुद वसूलते थे। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, लोकल लोगों का टैक्स लेने का राइट कैंसिल कर दिया और खुद रेवेन्यू देखने लगा। समझ गए? और उसने लोकल चीफ को भी मजबूर करा कि लोग उसके लिए टैक्स, लोकल चीफ खुद टैक्स पे करे। 4 पॉइंट है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ लिया। फिर क्या हुआ? फिर सुल्तान लोग ऐसा नहीं कि पूरा एरिया कंट्रोल कर पाए, दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में ही सुल्तान की चलती थी। बहुत दूर दूर के एरिया जैसे बंगाल, बिहार, तब तक में भी सुल्तान के कंट्रोल में नहीं आ पाई, क्योंकि वो लोग कम्युनिकेशन बहुत दूर रहते थे और इतना आसान नहीं था सुल्तान के लिए कंट्रोल करना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे रहे जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जो साउथ इंडिया तक जाके जीत करके आए हैं बहुत सारे इलाके, बट फिर भी वो थोड़े दिनों बाद उनसे छूट जाते थे।
अराउंड 13 सेंचुरी एक मंगोल रूलर था, उसका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान आया और उसने दिल्ली सल्तनत पर फिर हमला कर दिया। तो दिल्ली सल्तनत तब फिर किसमें आ गई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई जब चंगेज खान ने उन पर हमला किया, और सुल्तानत दिल्ली सल्तनत फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। उसके बाद मंगोल्स ने भी अटैक करा, और मंगोल्स ने तो अलाउद्दीन खिलजी पर भी अटैक करा है। तो हम ये देखेंगे कि सल्तनत फिर खत्म कैसे हुई। सल्तनत खत्म हुई क्योंकि चंगेज खान और मंगोल्स ये लोग बार बार किस पे अटैक करते थे, दिल्ली पर अटैक करते थे। मैंने पहले भी बताया है कि दिल्ली सल्तनत बार बार चेंज होती थी क्योंकि बहुत सारे लोग नॉर्थ वेस्ट पर्शिया वाले साइड से आते थे और बार बार दिल्ली सुल्तान पे अटैक करते थे। और यही रीजन है कि सुल्तान किसी पे भरोसा नहीं करता था, और वो खुद पर्शिया जाता था, स्लेव खरीद के लाता था और उनको वो अपना गवर्नर बनाता था, क्योंकि उसको पता नहीं होता था कौन उस पर अटैक कर दे कब। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस मैम। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर आज खत्म होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिटेल में, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ने वाले हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बेटा क्या फेलियर्स वगैरह हैं, वो आपको पढ़ने जरूरी है। आप बस 1 मिनट का टाइम मुझे दो। हाँ, एक और क्वेश्चन इसके बाद है जो एक बहुत बेसिक का 1 नंबर में आएगा। इब्न बतूता कौन है बेटा? किसी को इब्न बतूता का नाम पता है? कौन है ये? हम किसका? इब्न बतूता, बगल में जूता। नहीं पता और जानना भी नहीं है। इब्न बतूता, क्या नाम है? IBN, इब्न बटूटा। बटूटा नहीं है वैसे, इसका नाम बतूता है, बट ये कहाँ से था बेटा? वॉज अ, इसको स्टार पे लिखो, 1 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आ सकता है। वॉज अ मोरक्को ट्रैवलर। क्या था? मोरक्को से कहाँ से आया था? और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? He has written records। उसने क्या किसके बारे में लिखा है? दिल्ली सल्तनत के बारे में। किसके बारे में लिखा है? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है, इसीलिए इब्न बतूता को हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि इब्न बतूता के राइटिंग्स में से भी बहुत सारा रिकॉर्ड मिला है हमको दिल्ली सल्तनत के बारे में। चलो ओके, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी मैंने बताया कि सल्तनत कैसे खत्म हुई, तो मंगोल्स और चंगेज खान, ठीक है। ये लोग मंगोल मतलब वो लोग, मंगोल एक ट्राइब है, चंगेज खान मंगोल ट्राइब का शायद लीडर है। तो चंगेज खान और मंगोलियन ट्राइब आती थी, बार बार सल्तनत पे अटैक करती थी, और धीरे धीरे इन्होंने बार बार अटैक करके दिल्ली सल्तनत को काफी कमजोर कर दिया, और धीरे धीरे इन्होंने दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह खत्म कर दिया, ठीक है। ओके, आज हम जो 2 लोग हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिन्होंने हमेशा ही मंगोलियन ट्राइब से झगड़ा करा है, वो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। दोनों ही अलग अलग समय पे दिल्ली के सुल्तान रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहले था, मोहम्मद बिन तुगलक उसके बाद दिल्ली का सुल्तान बना। और ये देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक में क्या डिफरेंस था, ठीक है। तो सबसे एक तरफ हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, एक तरफ तुगलक की बात करेंगे। मैं कुछ चीजें बताऊंगी, क्योंकि जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो बेटा, तो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे सुल्तान रहे हैं। एनसीईआरटी में बना हुआ है प्रॉपर कि कितने कितने दिल्ली सुल्तान रहे हैं। तोमारा रहे हैं, अलंगपाला रहे हैं, फिर चौहान रहे हैं, उसके बाद ऐबक आया, इल्तुतमिश के बारे में भी हमने पढ़ा, फिर रजिया भी रही है, बलबन भी रहा है, अलाउद्दीन खिलजी भी रहा है, और तुगलक भी रहा है। लेकिन जो सबसे अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। हाँ बेटा, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक। तो हम सबसे ज्यादा इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम सारे सुल्तान के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, चैप्टर में बहुत सारे सुल्तान के बारे में दिया हुआ है, लेकिन मैम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मैं बताने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट वन जिसने दिल्ली को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दिया। मान लो अगर अलाउद्दीन खिलजी से पहले दिल्ली इतनी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली इतनी होगी। तो पॉइंट से यहाँ तक का सफर कैसे तय किया दिल्ली ने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी आर्मी इकट्ठा करी और साउथ इंडिया तक वो गया अटैक करने, और बहुत सारे एरिया को जीत करके दिल्ली में मिला दिया उसने, समझ गए? इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है।
और मोहम्मद बिन तुगलक भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने भी बहुत ज्यादा रेड करी है साउथ इंडिया तक। तो ये सारे वो राजा हैं, यानी दिल्ली के ये वो सुल्तान हैं जो काफी जिन्होंने दिल्ली को एक्सपैंड कर दिया और इन्हीं की वजह से दिल्ली और इम्पोर्टेंट बन गई, समझ गए? क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा दिल्ली जगह जगह लड़ाई झगड़ा करते हैं और ढेर सारा पैसा लेके आते हैं, ठीक। और तुगलक में कुछ कमियां भी थी, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि दिल्ली पे जब अटैक हुआ है तो दिल्ली में बार बार जो पर्शियन लोग थे, मंगोल ट्राइब थी, वो बार बार दिल्ली पे अटैक करती थी। दिल्ली के सुल्तान को उनसे लड़ना पड़ता था। तो दिल्ली के सुल्तान में दो सुल्तान सबसे ज्यादा फेमस है, एक है खिलजी और तुगलक। दोनों लोगों ने कैसे कैसे मंगोल ट्राइब से झगड़ा करा, चलो देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा टाइम है, अलाउद्दीन खिलजी का टाइम कब है बताओ मुझे जरा, किसी को पता है अलाउद्दीन खिलजी कब रूल करता था दिल्ली पर? मैम 1296 to 1316। और तुगलक? मैम 1324 to 1351। यानी जो तुगलक है वो बाद में आया है और अलाउद्दीन खिलजी तुगलक से पहले रह चुका है, ठीक है। जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम चल रहा था उस वक्त दिल्ली पे 2 बार अटैक किया। किसने अटैक करा? अलाउद्दीन खिलजी, मंगोल ने। तो जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में शासन कर रहा था तो मंगोल ने 2 बार अटैक करा। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया टाउन बनवाया, उस टाउन का नाम क्या था? सीरी फोर्ट। दिल्ली में आज भी सीरी फोर्ट है कि नहीं है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फोर्ट बनाया, उसका नाम था कंस्ट्रक्टेड सीरी फोर्ट बनवाया उसने, ठीक है। और वहां पर उसने अपने सोल्जर को रख दिया, ठीक है। सोल्जर